नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हमेशा संस्कृति को लेकर एक बहस हमेशा चलती रहती है, खासतौर पर आर्यन बनाम द्रविड़। यानी दक्षिण के लोग अपने आप को द्रविड़ कहते हैं, खासतौर पर तमिलनाडु के लोग, और उत्तर भारत को आर्य संस्कृति के बारे में बात की जाती है कि ये आर्य संस्कृति है। इस पर एक नया बहस फिर से शुरू हो गया है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये बहस क्या है और किस चीज़ को लेकर दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुछ बहस का मुद्दा बना हुआ है। आज बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को हमेशा एक दो नज़रिए से देखा गया है, एक द्रविड़ और एक आर्यन। और ये नज़रिया तब से शुरू हुआ जब मैक्स मुलर ने ये बात कहा कि आर्य को बाहर से आक्रमणकारी बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने द्रविड़ संस्कृतियों पर हमला करके द्रविड़ों को दक्षिण की तरफ धकेल दिया और उत्तर भारत में आर्य संस्कृति फैल गई। इसको लेकर यानी एक मूल निवासी कॉन्सेप्ट पैदा हुआ और द्रविड़ अपने आप को मूल निवासी कहने लगे। और ये बात तब ज़्यादा प्रभावशाली बन गई और ज़्यादा बहस तब छिड़ गई जब रामासामी पेरियार जो थे, उन्होंने इस मुद्दे को और ज़्यादा हवा दी और उन्होंने एक तरह से ब्राह्मणवादी संस्कृति बताया आर्यन समाज को कि ये ब्राह्मणवादी सभ्यता है, और दक्षिण को बोला कि ये भारत की मूल संस्कृति है। और ये बहस क्यों शुरू हुई, अब ये जाकर इस पर एक वजह है। तमिलनाडु का एक शिवगंगा एरिया है। शिवगंगा जो है एक जिला है और वहाँ पर एक पुरातात्विक साइट है, यानी एक खुदाई हो रही थी। उसमें एक कुछ साक्ष्य मिले और साक्ष्य ये मिले कि उसमें पक्के मकान मिले और ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई कुछ स्क्रिप्ट मिले, और फिर उसके बाद वहाँ करीब 18,000 के आसपास कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ मिली। तो इसको लेकर एक बहस शुरू हुई। ये खुदाई 2015-14 में शुरू हुई थी और जिसके नेतृत्व में शुरू हुई थी उनका नाम था अमरनाथ रामकृष्णन। अब ये 2017 तक इन्होंने खुदाई की और उन्होंने ये बताया कि ये साइट बड़ा ही महत्वपूर्ण साइट है और ये करीब संगम काल यानी ईसा के 200-300 साल पहले के समय का है, और उससे भी प्राचीन उन्होंने तो बोला कि 800 साल, ईसा के 800 साल पहले का है। लेकिन इसी बीच में हुआ क्या कि अचानक में जो खुदाई ASI कर रही थी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही थी, वो अचानक में इसको रोक देती है, इस खुदाई को रोक देती है और उनका ट्रांसफ़र कर देती है। यानी जो रामाकृष्णन थे उनका ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। जब दूसरी जगह भेज दिया जाता है तो यहीं पर राजनीति शुरू हो जाती है कि 2017 में उनको जब भेजा जाता है तो ये आरोप लगता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस साइट को नहीं, उत्खनन को नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे तमिल जो सभ्यता है वो बाहर निकल जाएगी। तमिल संस्कृति जो है, जो तमिलों का इतिहास है वो बाहर निकल जाएगा। यानी द्रविड़ के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, वो बाहर निकल जाएगा और इससे उत्तर के प्रभाव को कमी आएगी। यानी इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक बहस का मुद्दा शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बहस को रोकने के लिए ही बीजेपी सरकार ने इस उत्खनन को रोकवा दिया है। फिर बाद में तमिलनाडु सरकार को ये जिम्मा दे दिया गया कि आप इसे खुदाई करके जो करना है करिए। तो अब इसमें एक बहुत ज़्यादा ऐसा बहस शुरू हो गया कि ये बहस ये बात के लेकर हो गया कि फिर से जो तमिलनाडु के समर्थक लोग हैं, यानी जो द्रविड़ संस्कृति की जो पक्षकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृति है, जो हमारा द्रविड़ कल्चर है, वो लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय का है। जबकि उत्तर भारत के जो पुरातात्विक जो विद्वान थे उनका कहना है कि नहीं, ये उतनी पुरानी नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि ये करीब ईसा के 500 साल पहले या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये सभ्यता बनी। यानी आर्यन सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता ये दोनों साथ साथ फली फूली हैं और बड़ी हुई है। अब जो दक्षिण भारत, खासतौर पर DMK के समर्थक जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, तो उनका कहना ये है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, यानी बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति और हमारी पहचान को दबाना चाहती है और नहीं चाहती है कि हमारा सभ्यता और संस्कृति इतिहास के पन्नों में लिखे जाए और उनकी प्राचीनता के बारे में पता चले। भारत सरकार संस्कृत को बढ़ावा देना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि जब तमिलनाडु के जो रामासामी पेरियार थे, उस संस्कृत के बहुत काफ़ी खिलाफ थे। पेरियार की जिंदगी की शुरुआत होती है, थोड़ा सा मैं इस पर एक लाइन बता दूं, 1 मिनट में थोड़ा लगेगा, कि ये कभी बनारस आए हुए थे, काशी आए हुए थे, जहाँ पर वहाँ काशी के पंडितों ने इनका अपमान किया था।
और ये अपमान से वापस चले गए। और उसी समय से ये जो थे एक तरह से आर्यन, जो उत्तर भारत के जो ब्राह्मणवादी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, इसका खिलाफ हो गए। रामास्वामी को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये 5वीं क्लास तक इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, लेकिन फिर भी ये बौद्धिक रूप से बड़ी विद्वान माने जाते थे। और क्योंकि इनकी जो जो क्षमता थी बहुत बेहतरीन हुआ करती थी। और इन्होंने जो जो बातें की थी, उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी थी। उन्होंने सच्ची रामायण करके किताब लिखी थी, हालांकि ये विवादास्पद किताब हो गई, इस पे रोक तो नहीं लगा था, लेकिन उत्तर भारत के लोग इससे बहुत खराब मानते हैं कि इसमें राम के चरित्र को बहुत ही गंदा बताया गया था। इसलिए उत्तर भारत के लोग इस किताब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दक्षिण में पेरियार का बहुत अच्छा नाम है, उन्हें एक विचारक और सुधारवादी नेता के रूप में माना जाता है। उनके भले स्कूलिंग शिक्षा नहीं हुई थी उनके पास, उनकी 5वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक विचारक के रूप में उनका एक बहुत अच्छा पहचान है तमिलनाडु में। तो उन्होंने भी द्रविड़ और आर्यन को एक अलग अलग संस्कृति माना था, और दोनों उन्होंने भी मैक्स म्यूलर को ही विचारों को समर्थन किया था कि मैक्स म्यूलर ने जो कहा था वो सही कहा था। आर्यन जब भारत में आए तो उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण की तरफ धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व बना लिया। यानी उत्तर भारत की संस्कृति कुछ है नहीं, वो आर्यन संस्कृति है। और जो आर्य जो आक्रमणकारी थे उन्होंने ही अपनी संस्कृति को फैलाई है उत्तर भारत में, और जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ ही हैं। यानी उन्होंने जाति व्यवस्था को बताया कि जो जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो ऊपर वाली है, वही आर्यन है, और जो निचली तबका जो जिसको आज के डेट में शूद्र वगैरह कहा जाता है, तो वो मूल निवासी थे। और एक मूल निवासी नाम का एक नया वर्ड शुरू हुआ था उसी समय, और इसको लेकर थोड़ा ये विवाद हुआ। तो अब यही विवाद की वजह यही हो गई कि जो दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग जो किलड़ी पुरातात्विक साइट है उसको खुदाई करने से रोकना चाहते हैं, और क्योंकि इससे हमारी जो सभ्यता संस्कृति हो जाएगी वो मोहनजोदड़ो के समय की हो जाएगी। और उनके पक्ष में कहने का मतलब उनका तर्क ये है कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर भी एक अच्छा शहरी सभ्यता मिली थी, जहाँ पर पक्के मकान थे, स्क्रिप्ट लिखे हुए पढ़े स्क्रिप्ट थे, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह के मिले हैं, कुछ स्क्रिप्ट मिले हैं। इसलिए ये कहा जाता था कि उस समय के लोग जो सभ्यता के जो किलड़ी सभ्यता से जुड़े हुए लोग थे वो बड़े ही पढ़े लिखे, साक्षर और आधुनिक विचारधारा के थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे। ये डीएमके के लोगों का कहना है। उत्तर भारत के जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि नहीं, इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ये इतनी पुरानी सभ्यता नहीं है, ये संगम काल के आसपास फैली है। यानी संगम काल का मतलब हमारा जो मौर्य काल के आसपास था, यही मान के चलिए, उसी दौर बियान का ये है। यानी ये उसी समय ये सभ्यताएं पली बढ़ी और आगे बढ़ी। तो ये उत्तर भारत को लेकर और दक्षिण भारत को लेकर इस पर एक बहस छिड़ी हुई है, और ये बहस कहाँ जाकर रुकेगी? आपको पता ही है कि भाषा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। तमिलनाडु जो सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करना चाहता है, वो थर्ड लैंग्वेज को भी नहीं मान रहा है। माने इसको लेकर बहुत ज़्यादा ही विवादास्पद मामला हो चुका है भाषा को लेकर। अब नई संस्कृति को लेकर एक नया विवाद पैदा हुआ है। विवाद तो खैर 2015 से ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी लेकर इसको फिर से बहस शुरू हो गई है। तो इसलिए अब आपकी क्या राय है? मैंने दोनों पक्ष बताया कि क्या मैक्स मूलर का जो सिद्धांत था कि आर्यन विदेशी थे, जिसे पेरियार ने आगे बढ़ाया कि आर्यन को विदेशी बोला और द्रविड़ को मूल निवासी बोला, ये बेहतर है, इनका कहना सही है? या जो और विद्वान कह रहे हैं कि आर्यन और द्रविड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दोनों भारत की ही अपनी संस्कृतियां हैं और यहीं पर पली बढ़ी हैं, इसलिए ये द्रविड़ और आर्यन के बीच में जो दीवार खींची जा रही है वो गलत है। आपकी क्या राय है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, अपना कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।